हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंजाइम पार्ट नंबर 6। तो अभी हमने स्टार्ट की हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 और उसमें हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हमने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक एंजाइम, और ये एंजाइम पर 6th वीडियो है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कितना किया है और आज हम क्या करने वाले हैं। तो ये है हमारे टॉपिक का ओवरव्यू यानी एंजाइम का ओवरव्यू, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन किया है, क्लासिफिकेशन किया है पार्ट 1 के अंदर। एंजाइम काइनेटिक्स, काइनेटिक पैरामीटर ये हमने किया है पार्ट 2 के अंदर। एंजाइम इक्वेशन एंड प्लॉट ये किया है हमने पार्ट नंबर 3, और एंजाइम इनहिबिशन पार्ट नंबर 4, और डिक्सन प्लॉट इन पार्ट नंबर 5। और आज एलोस्टेरिक एंजाइम हम पढ़ने वाले हैं इन पार्ट नंबर 6, और फिर पार्ट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, हम सॉल्व करेंगे सारे PYQs जो कि इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में, जिसमें कि सिग्मोइडल काइनेटिक्स होती है और ये रेगुलेटरी एंजाइम भी होते हैं। चलिए तो देखते हैं व्हाट इज एलोस्टेरिक एंजाइम। तो सबसे पहला सवाल आता ही यही है कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, क्या जो अभी तक हमने एंजाइम पढ़े हैं उनसे डिफरेंट है या बराबर है। तो देखिए अभी तक जो एंजाइम हमने पढ़ा है, जो काइनेटिक्स हमने पढ़ी है, इनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। काम तो सेम है, सबस्ट्रेट को लेते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उस काम को करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं द एंजाइम दैट हैव एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट is called allosteric enzyme। तो बस ये डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस के कारण ही बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है कि हमने जो नॉर्मल एंजाइम अपना पढ़ा था, देखा था कि उसके पास एक साइट होती है और इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट बोलते हैं, और इसी को ही हम कैटालिटिक साइट भी बोलते हैं, और इसी साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो ये तो है नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम या फिर नॉर्मल एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होता है कि यहाँ पर जो एंजाइम हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसके पास दो साइट होती हैं, एक है एक्टिव साइट जिसको अगेन हम कैटालिटिक साइट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर बाइंड करता है सबस्ट्रेट। लेकिन ये जो अदर साइड है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, जिसको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट, और इस पर जो बाइंड करता है उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक कंपाउंड। ठीक है, जो यहाँ बाइंड करेगा वो होगा एलोस्टेरिक कंपाउंड, जो कि यहाँ पर बाइंड करेगा। तो ये है एलोस्टेरिक एंजाइम जिसके पास एक साइट होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, और उस साइट पर बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक कंपाउंड। ये डिफरेंस है नॉर्मल एंजाइम और एलोस्टेरिक एंजाइम के बीच में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जिनके पास एलोस्टेरिक साइट होती है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ये डायग्राम हम देख भी चुके हैं, ये हमारे पास एंजाइम है, ये एक साइट है जिसको कहेंगे एक्टिव साइट या फिर कैटालिटिक साइट, जहाँ पर बाइंड करता है सबस्ट्रेट, और ये जो अदर साइट है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट या फिर इसी को हम रेगुलेटरी साइट भी बोलते हैं, और यहाँ बाइंड करता है एलोस्टेरिक कंपाउंड या फिर एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। अब यहाँ एक वर्ड ऐड हुआ है दैट इज रेगुलेटरी। अब रेगुलेटरी का मतलब क्या है? हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जहाँ पर हम सबस्ट्रेट से अलग भी कुछ बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये साइट है। अब यहाँ हम बाइंड क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये एंजाइम कैसे काम करेगा। मतलब यहाँ हम कुछ ऐसा कंपाउंड बाइंड कर दें जिसकी बाइंडिंग की वजह से ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये इंक्रीज हो जाए। एक्टिविटी मतलब सबस्ट्रेट का जो कन्वर्जन है प्रोडक्ट में वो काफ़ी फास्ट हो जाए। और या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड यहाँ ऐड कर दें जिसके एडिशन के कारण इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास कोई नॉर्मल एंजाइम है जिस पर कि एलोस्टेरिक साइट नहीं है, तो वहाँ अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो एक्टिविटी होगी, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मतलब उनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। रेगुलेट का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को बना भी सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रेगुलेशन, मतलब इंक्रीज करना या डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये एलोस्टेरिक एंजाइम ही ऐसे होते हैं जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। और कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? इस एलोस्टेरिक साइट के कारण।
और यहाँ पर जो बाइंड करता है उसके कारण, अगर ऐसी बाइंडिंग हुई है, मतलब किसी कंपाउंड ने आकर बाइंड किया, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, और कोई ऐसा कंपाउंड भी बाइंड कर सकता है जिससे कि इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। तो ये इंक्रीमेंट हुआ है, ये डिक्रीमेंट हुआ है, इसी वजह से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसीलिए एलोस्टेरिक एंजाइम को रेगुलेटरी एंजाइम भी बोलते हैं। और रेगुलेशन हुआ किस वजह से है? इस साइट की वजह से हुआ है, इसलिए इस साइट को हम रेगुलेटरी साइट बोल सकते हैं और इस एंजाइम को हम रेगुलेटरी एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होंगी बातें। फर्स्ट हमने पढ़ा है कि एलोस्टेरिक जो एंजाइम होते हैं उनके पास एलोस्टेरिक साइट होती है। एलोस्टेरिक का मतलब ही होता है, एलो का मतलब होता है अदर और स्टेरिक का मतलब होता है साइट। तो एक ऐसा एंजाइम जिसके पास एक्टिव साइट तो है ही, साथ साथ कोई दूसरी साइट भी है, और उस साइट के कारण ही हम उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इस एंजाइम को, इन एंजाइम्स को हम रेगुलेटरी एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने सीख ली हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके बारे में और इसके बारे में। ये क्या है? ये वो कंपाउंड हैं जिनको हमने बोला है एलोस्टेरिक इफेक्टर्स। अब ये एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो कौन डिक्रीज करेगा, कौन इंक्रीज करेगा और कैसे डिक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो बाइंड करता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये जो बाइंडिंग होती है, जो बाइंड करता है इस साइट पर, इनको हम बोलते हैं इफेक्टर्स या फिर मॉड्यूलेटर्स। तो इफेक्टर और मॉड्यूलेटर्स क्या है? ये एलोस्टेरिक कंपाउंड है, मतलब ऐसे फैक्टर हैं जो कि एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करते हैं, उनको ही हम बोलते हैं आइदर मॉड्यूलेटर या फिर इफेक्टर। तो ये मॉड्यूलेटर स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं और ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर उनकी बाइंडिंग के कारण एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो मॉड्यूलेटर कैसा होगा? स्टिमुलेटरी होगा। तो इसको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं। एक्टिवेटर्स मतलब ऐसा मॉड्यूलेटर जो कि एंजाइम से बाइंड करने के बाद उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स। तो ये करते क्या हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे स्टिमुलेटरी मॉड्यूलेटर या फिर स्टिमुलेटरी इफेक्टर्स, और जो बाइंड करता है उसको एक्टिवेटर्स भी बोल सकते हैं। जो इनहिबिटरी होते हैं, नाम से इंडिकेशन है, वो इनहिबिटर्स होते हैं और इनकी बाइंडिंग के कारण एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ दिस इनहिबिटरी मॉड्यूलेटर या फिर इनहिबिटरी इफेक्टर्स। तो यहाँ पर हमने बात की है ऐसे, ये है सबस्ट्रेट और ये है इसकी साइट, एलोस्टेरिक साइट। इस पर ही बाइंड कर सकता है ये स्टिमुलेटरी भी और ये इनहिबिटरी भी। बस डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि अगर ये बाइंड करेगा तो एक्टिविटी इंक्रीज, अगर ये बाइंड करेगा तो एक्टिविटी डिक्रीज। अब ये तो हमने देख लिया कि इंक्रीज कौन करता है, डिक्रीज कौन करता है। अब ये करते कैसे हैं ये काम, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से आप समझेंगे कि कैसे ये एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एक एंजाइम है और ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। क्यों है एलोस्टेरिक? अब तो आपको पता है कि क्योंकि इनके पास एक एलोस्टेरिक साइट है रादर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट तो है ही, साथ साथ एलोस्टेरिक साइट भी है। तो यहाँ पर ये है इनहिबिटर, मतलब जो एक्टिविटी को कम करेगा। लेकिन कैसे करेगा? जैसे ही ये यहाँ पर एक बार बाइंड कर लेता है तो इसकी बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अल्टर्ड हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। पहले ऐसी थी और हमारा सबस्ट्रेट भी ऐसे ही है, तो इजीली बाइंडिंग हो सकती थी। लेकिन जैसे ही इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया तो वहां पर इसकी बाइंडिंग की वजह से इसकी जो साइट थी, एक्टिव साइट थी, उसमें अल्टरेशन हो गई है, जिस वजह से यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है। तो इस तरीके से ये कम करता है। बात करें एलोस्टेरिक एक्टिवेशन की, जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पर अगेन हमारे पास एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट पहले से ही अल्टर्ड है, मतलब चेंज फॉर्म में है। मानो ये एंजाइम है यहाँ पर, अब हमने इसको हटाया है और यहाँ हम बाइंड कर रहे हैं एक्टिवेटर्स को। ठीक है, ये एंजाइम लो कंप्लीट, इसकी जो साइट है वो अल्टर्ड हो गई है, यानी ऐसी थी लेकिन ऐसी हो गई है। अब मैंने ये एंजाइम लिया, इसका जो इनहिबिटर था उसे हटाया और यहाँ मैंने बाइंड कर दिया एक्टिवेटर। अब इसकी बाइंडिंग की वजह से जो एक्टिव साइट अल्टर्ड हुई थी वो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है इस तरीके से, और यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है। अब अगर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग लगातार चलती रहेगी तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी।
तो इस तरीके से ये दोनों काम करते हैं, जिनको हम मॉड्यूलेटरी इफेक्टर्स बोलते हैं, जो कि स्टिमुलेटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं। इनकी बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर जो एलोस्टेरिक एंजाइम है उनके फर्दर 2 टाइप होते हैं। वो टाइप किस बिहाफ पर हैं? वो इस बिहाफ पर हैं कि जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और जहाँ पर एलोस्टेरिक इफेक्टर्स बाइंड करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। मतलब दोनों साइड तो हैं एंजाइम के पास, वहाँ पर कौन बाइंड कर रहा है। इस बिहाफ पर एलोस्टेरिक एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, होमोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। होमोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। होमोट्रोपिक का मतलब है कि ऐसा एंजाइम, ऐसा एलोस्टेरिक एंजाइम जिस पर 2 साइट तो ऑब्वियसली होती हैं, एक एक्टिव साइट होती है, एक एक्टिव साइट होती है और सेकंड एलोस्टेरिक साइट होती है, सेकंड एलोस्टेरिक साइट होती है। दोनों ही साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। मतलब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर तो बाइंड करता ही है, साथ साथ वो अपने आप को खुद इंक्रीज करता है, अपनी एक्टिविटी को खुद इंक्रीज करता है। जैसे ये होता है ना कि एक सेल्फ मोटिवेशन है, एक हम कोई मोटिवेशन बाहर से ले रहे हैं, बाहर से कोई वीडियो देख ली है, किसी ने कुछ कहा है, हम तब मोटिवेट हो जाएं, और एक ये है कि खुद से ही हम बातें करके अपने आप को समझा के बता के अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है। ये जो होमोट्रोपिक है ये कुछ ऐसा एंजाइम है जिसमें कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर तो बाइंड करता ही करता है, साथ साथ वो एलोस्टेरिक साइट को भी इस तरीके से अल्टर करता है कि वहां पर दूसरा सेम सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर सके। ठीक है, तो होमोट्रोपिक जो एलोस्टेरिक एंजाइम है वो एंजाइम है जिनके एक्टिव साइट पर और एलोस्टेरिक साइट पर दोनों पर ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एलोस्टेरिक इफेक्टर है, जो एलोस्टेरिक इफेक्टर्स है वो सबस्ट्रेट ही होते हैं, वो सबस्ट्रेट ही होते हैं। जबकि हेट्रोट्रोपिक की बात करें तो यहां पर सबस्ट्रेट एंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स आर डिफरेंट। यहां पर दोनों डिफरेंट होते हैं, सबस्ट्रेट कुछ और है, मॉड्यूलेटर कोई और है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक मतलब केवल सबस्ट्रेट ही दोनों तरीके से एक्ट करता है, सबस्ट्रेट की तरह भी और एक्टिवेटर की तरह भी। ठीक है, जैसे देखिए डायग्राम में ये दिया है हेट्रोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये एंजाइम है, 2 साइट हैं इसके पास। यहाँ पर बाइंड किया है यहाँ पर बाइंडिंग हुई है एलोस्टेरिक इफेक्टर्स की। जैसे यहाँ बाइंडिंग हुई है तो इसने जो सबस्ट्रेट एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको अल्टर कर दिया है, जिस वजह से सबस्ट्रेट की यहाँ बाइंडिंग हो गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है मॉड्यूलेटर जो कि डिफरेंट है और ये है सबस्ट्रेट जो कि डिफरेंट है, एक दूसरे से ये डिफरेंट है। तो ये जो एंजाइम है ये होगा हेट्रोट्रोपिक। होमोट्रोपिक में क्या होगा, यहाँ एक एंजाइम है, सबसे पहले सबस्ट्रेट आता है और यहाँ बाइंडिंग करता है। हालांकि इसको थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बाइंड करने में टाइम लगता है, लेकिन ये बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद ये जो दूसरी साइट है उसको अल्टर्ड कर देता है ताकि जो दूसरा सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर आकर इजिली बाइंड कर सके। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट ही बाइंड करता है यहाँ पर भी, लेकिन कोई दूसरा सबस्ट्रेट। जैसे मानो ये एक सबस्ट्रेट है 1 ले लिया है, ये सेम सबस्ट्रेट है 2 ले लिया है, तो इसकी बाइंडिंग की वजह से जो दूसरी साइट है वो अल्टर्ड हो जाती है और जब दूसरा सबस्ट्रेट आता है तो वो यहाँ पर इजीली आकर बाइंड कर सकता है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं होमोट्रोपिक एंजाइम। और ये होमोट्रोपिक एंजाइम कोऑपरेटिविटी को शो करते हैं। कोऑपरेटिविटी मतलब अपनी बाइंडिंग की वजह से किसी दूसरे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को कोऑपरेट करना। मतलब इसकी बाइंडिंग हुई तो उसने दूसरे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इन्हांस कर दिया है, मतलब उसको कोऑपरेट किया है, मतलब उसके लिए अच्छे से बाइंडिंग साइट फॉर्म कर दी है ताकि वो यहाँ बाइंड हो सके। तो ये होमोट्रोपिक है और ये हेट्रोट्रोपिक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने चीज़ें देख ली हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं, मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, और साथ साथ हमने देखा है होमोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इनको कैसे रेगुलेट किया जाता है। मैंने बताया था ना कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास उनको रेगुलेट करने के, तो 2 तरीके होते हैं। रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ये बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग के कारण, और रिवर्सिबल कोवेलेंट बाइंडिंग के कारण,
ठीक है। दोनों के कारण क्या होता है, यहाँ पर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, रिवर्सिबल होगा। जैसे कि हमारे पास ये कोई एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, यहाँ तो बाइंड करेगा सबस्ट्रेट और यहाँ बाइंड करता है मॉड्यूलेटर। तो ये जो मॉड्यूलेटर यहाँ बाइंड कर रहा है इसको हम हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंटली बाइंड करेगा। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो हट भी सकता है, लेकिन जैसे वो जुड़ा है वो नॉन कोवेलेंटली जुड़ा है, मतलब इसके बीच में और यहाँ एंजाइम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो सकती है, वंडर वॉल फोर्सेस हो सकती हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसी सीरीज के अंदर, जो हमारे शुरू के 2-3 लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिवर्सिबल है और नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग के कारण मॉड्यूलेट बाइंड करता है और फिर ये पूरे एंजाइम को रेगुलेट करता है। यहाँ पर क्या होता है, अगेन रिवर्सिबल भी है। हमारे पास ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, यहाँ पर बाइंड करेगा सबस्ट्रेट और यहाँ आएगा मॉड्यूलेटर। अगेन रिवर्सिबल है, मतलब इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन जैसे ये बाइंड किया है यहाँ पर, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से यहाँ बाइंड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइंड हो गया तो हटेगा, नहीं हटेगा, इसलिए लिखा है रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ये बाइंड कर लेता है फिर ये इसके स्ट्रक्चर को इन्हांस करता है, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, जो भी है, लेकिन बाइंडिंग इस तरीके से होती है। तो यहाँ रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होती है, यहाँ पर रिवर्सिबल कोवेलेंट बाइंडिंग होती है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग में क्या होगा। तो रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग में अगेन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हम पीछे देख के आए हैं कि हमारे पास ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, यहाँ पर बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट की और यहाँ पर जो बाइंड करेगा वो होगा मॉड्यूलेटर, वो होगा मॉड्यूलेटर। और ये मॉड्यूलेटर एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं और ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। अगर वो एक्टिवेटर हैं तो एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, तो वो एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, और अगर वो इनहिबिटरी हैं तो वो क्या करेंगे, एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, एक्टिविटी को वो डिक्रीज कर देंगे। ठीक है। और एक बात और याद रखनी है कि जो मॉड्यूलेटर हैं वो बाइंड करते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, और रिवर्सिबल होते हैं, और ये रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये है रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग। आगे बात करते हैं रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक एंजाइम है, यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और यहाँ बाइंड करेगा मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर में क्या होगा, ये रिवर्सिबल होगा और बाइंड करेगा कोवेलेंटली, कोवेलेंटली बाइंड करेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कई बार पढ़ा है कि एंजाइम पर फॉस्फेट का एडिशन हो गया है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। जैसे मानो हमारे पास ये कोई एक एंजाइम है और जो मॉड्यूलेटर हमने यहाँ बाइंड किया है वो फॉस्फेट है, मतलब इस तरीके से फॉस्फेट है। या फिर मानो ये कोई एंजाइम है जिस पर यहाँ फॉस्फेट की एडिशन हो गई है, तो फॉस्फेट जैसे यहाँ ऐड करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड करता है। तो मतलब इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, मतलब मिथाइल ग्रुप का अटैच होना, और एडीपी राइबोसाइलेशन, राइबोसाइलेशन। ये सब तरीके हैं रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से। अगेन ये जितने भी हैं ये भी एक्टिवेट भी कर सकते हैं, और एक्टिवेट यानी कि वो एक्टिवेट भी कर सकते हैं, एक्टिवेटर्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, और वो इनहिबिटरी की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, वो इनहिबिटर्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है एंजाइम टू एंजाइम। यानी मतलब देखो, अगर हम फॉस्फोराइलेशन को देखते हैं तो ये सबसे कॉमन प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस होती है। इसमें सम टाइम होता है कि अगर किसी एंजाइम पर फॉस्फेट का एडिशन हुआ है तो वो एक्टिव भी हो सकता है और वो डीएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही मिथाइलेशन में अगर हमने किसी एंजाइम पर मिथाइल ग्रुप लगाया है तो वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है और एक्टिवेट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है एंजाइम टू एंजाइम। जैसे हमने पहले देखा है कि मॉड्यूलेटर्स इनहिबिट भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं, इसी तरीके से ये भी एक्टिवेट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है जो कि मॉडिफिकेशन शो करता है फोस्फोराइलेशन से। तो ये करता क्या है, यहाँ ये मसल्स, हमारी जो मसल्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट है और हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। इसका काम है ग्लाइकोजन को ब्रेक करना, ग्लाइकोजन लाइसिस करना इसका काम है। लेकिन ये एंजाइम दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज ए फॉर्म और सेकंड इसकी फॉर्म है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज बी फॉर्म। ये ए फॉर्म में क्या होता है, फोस्फेट ऐड होता है। मानो ये एंजाइम है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज और यहाँ पर फोस्फेट ऐड हो चुका है। अब ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर फोस्फेट लगा हुआ है तो ये एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज की जो ए फॉर्म होती है उसमें फोस्फेट ऐड होता है और ये एक्टिव फॉर्म होती है। जबकि जो बी पार्ट होता है उसमें यहाँ फोस्फेट नहीं होता और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर फोस्फेट लगा है उसको हटाना होता है, मतलब एक्टिव से इनएक्टिव करना होता है तो फोस्फेटेज हो जाता है। और अगर इसको फिर से ऐड करना है तो काइनेज आ जाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो ये हट भी सकता है फिर से लग भी सकता है। तो अगर लगाना है तो काइनेज, हटाना है तो फोस्फेटेज, यानी एक्टिव से इनएक्टिव करना है तो फोस्फेटेज और इनएक्टिव से एक्टिव करना है तो काइनेज। तो ये एग्जाम्पल है हमारा रिवर्सिबल कोवेलेंट बाइंडिंग का, जहाँ पर फोस्फेट के एडिशन से कोई पर्टिकुलर एंजाइम एक्टिवेट होता है और सम टाइम वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है किसी दूसरे केस में। तो यहाँ पर ये बातें हमने देख ली हैं अबाउट द रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेगुलेटरी एंजाइम की। अभी तक भी हमने ये देखा है कि कैसे रेगुलेट करते हैं, यहाँ पर भी कुछ तरीके हैं और अलग तरीके से रेगुलेट करने के, मतलब एक्टिविटी को डिक्रीज और इंक्रीज करने का। तो होता क्या है कि यहाँ दो तरीके हैं, फीडबैक इनहिबिशन एंड फीडबैक रिप्रेशन। फीडबैक इनहिबिशन को ही हम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसमें बातें क्या लिखी हैं, जैसे कि नाम से भी इंडिकेशन है। मानो यहाँ कोई एक सबस्ट्रेट है ए, इस ए सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया गया है बी में, और यहाँ एक एंजाइम है जिसने ये काम किया है। ये कोई पर्टिकुलर एंजाइम है जिसने ए को बी में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो बी बना है यहाँ पर, अगर इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो गई है और बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट जाकर यहाँ इस एंजाइम से बाइंड कर लेता है, उसकी एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर लेता है, और इसकी बाइंडिंग की वजह से अब ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता है, मतलब कि बी को फॉर्म नहीं कर पाता है। तो एक तरीके से ये नेगेटिव इनहिबिशन है, एक तरीके से ये नेगेटिव इनहिबिशन है, मतलब कि उसको बंद करने के लिए रोका गया है, मतलब ये बी ना बने इस वजह से इसने बाइंडिंग की है। हालांकि एक्टिवेटर की तरह भी काम कर सकता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट है और उसकी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोडक्ट फिर यहाँ आकर बाइंड करता है और उसको स्टिमुलेट करेगा, अब की बार वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि ये और ज़्यादा ए को बी में कन्वर्ट कर सके। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई है तो वो बी जाकर बाइंड करेगा और वहाँ पर उसको इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ क्या है, फीडबैक इनहिबिशन को हम एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो एक्यूमुलेटेड एंड प्रोडक्ट है किसी भी रिएक्शन का, वो जाकर अपने फर्स्ट एंजाइम पर बाइंड कर लेता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि काफ़ी लंबा पाथवे चलता है, जैसे अभी तो हमने केवल ए और बी बनाया है। ऐसा भी होता है कि बी से फिर सी बनेगा, सी से फिर डी बनेगा, बस ये एंड प्रोडक्ट है, इससे आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। अब डी काफ़ी सारे इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ पर ये डी आकर बाइंड कर लेता है इस एंजाइम से, क्योंकि ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। मानो यहाँ पर एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है, यहाँ पर भी एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है, तो इनको तो हम रेगुलेट नहीं कर सकते। जो इस पूरे पाथवे का फर्स्ट एंजाइम है वो एलोस्टेरिक है, जिस पर आकर की एंड प्रोडक्ट बाइंड कर लेता है ताकि उसकी और फॉर्मेशन ना हो सके। तो फीडबैक इनहिबिशन में क्या होगा कि फीडबैक के तौर पर वो जाएगा और इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड एंड प्रोडक्ट होता है वो अपने फर्स्ट एलोस्टेरिक एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये तो है फीडबैक इनहिबिशन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ, अच्छा मैंने उधर ही समझा दिया। फीडबैक इनहिबिशन हमने देख लिया है। होता क्या है कि ए से बना है बी, बी से बना है सी, सी से बना है डी, डी से बना है ई।
ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। ई काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है, बहुत सारा ई यहाँ फॉर्म हो गया है। अब बॉडी को इतने ई की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ई जाएगा और इस एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइट है उस पर बाइंड कर लेगा और इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनिबिशन। जैसे डायग्राम में देखिए, ए है, एंजाइम 1 ने बी बनाया, एंजाइम 2 ने सी, 3 ने डी। डी ये एंड प्रोडक्ट है, ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो ये क्या करेगा, जाकर यहाँ पर बाइंड कर लेगा, तो नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसको नेगेटिव इनिबिशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक और केस होता है यहाँ पर कि अगर कोई मल्टी स्टेप पाथवे हो गया है, मल्टी स्टेप पाथवे तो है ही, साथ साथ वो ब्रांचिंग भी शो कर रहा है। मल्टी स्टेप पाथवे है जिसमें कि ब्रांचिंग आ गई है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। जैसे ए से बना है बी, सी, डी, और डी आगे जाकर एक्स और ई में कन्वर्ट हुआ है, फिर एक्स जेड में, फिर ऐसे इस तरीके से बना है। तो अब इनको कैसे इनहिबिट किया जाएगा, तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं इनहिबिट करने के। अगर हमें इसको रोकना है, मतलब ये बहुत सारा बन गया है और ये आगे नहीं बनाना है, तो ये जाकर अपने इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ भी है नेट के अंदर, हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखना आप, ऐसा सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो जाकर जहाँ ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है और उस मोड पर जो एंजाइम आए हैं वो आकर इसे इनहिबिट करेगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट आकर इसे इनहिबिट करेगा और ये वाला जो है ये आकर इसे इनहिबिट करेगा। ऐसा नहीं कि ये आकर इसको भी इनहिबिट कर देगा या फिर ये जाकर इसको कर देगा, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि ये अपना जो एंजाइम है ये अपने एंजाइम को इनहिबिट करेगा यहाँ, और ये अपने एंजाइम को इनहिबिट करेगा। साथ साथ ये ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको भी इनहिबिट कर सकते हैं, ये इसको भी इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। जो एंड प्रोडक्ट है वो इसको तो इनहिबिट करेगा ही, जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है उसका जो फर्स्ट एंजाइम है, साथ साथ जो उस पूरे पाथवे का जो फर्स्ट एंजाइम है उसको भी इनहिबिट कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है इस एंजाइम को 100% इनहिबिट करेगा, ये वाला प्रोडक्ट इस एंजाइम को 100% इनहिबिट करेगा, जबकि ये प्रोडक्ट इस एंजाइम को 50% ये इनहिबिट करेगा और 50% ये इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन एंजाइम है, जबकि ये दोनों के लिए अलग अलग इनके इंडिविजुअल एंजाइम है। तो 100% ये इसको देते हैं, 50% यहाँ, 50% यहाँ। तो इस तरीके से अगर कोई मल्टी स्टेप पाथवे है लेकिन ब्रांचिंग आ गई है तो वहाँ पर फीडबैक लूप जो है वो इस तरीके से चलता है। ओके, तो हमने दोनों बातें सीख ली हैं कि फीडबैक इनहिबिशन में अगर सिंपल पाथवे है, मल्टी स्टेप पाथवे है, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो बाइंड करेगा, और अगर मल्टी स्टेप पाथवे है, ब्रांचिंग आ गई है, तो किस तरीके से इनहिबिट करेगा। अब बात आती है व्हाट इज फीडबैक रिप्रेशन। देखिए, फीडबैक रिप्रेशन में क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटेड एंड प्रोडक्ट है इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, inhibit the synthesis of enzyme, synthesis of enzyme। फीडबैक इनहिबिशन में तो क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाता है, लेकिन यहाँ फीडबैक रिप्रेशन में एंजाइम की सिंथेसिस को ही रोक दिया जाता है। आपने वो कहावत सुनी है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये बिल्कुल ऐसा ही करता है कि मैं एंजाइम की सिंथेसिस को ही रोक देता हूँ, एंजाइम को छोड़ो, वो आगे बने ही ना, मैं ऐसा कुछ काम कर देता हूँ। तो यहाँ फीडबैक रिप्रेशन में क्या होता है कि जो एक्यूमुलेटेड एंड प्रोडक्ट बना है वो एंजाइम की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है। करता कैसे है, ये जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट बाइंड एट द डीएनए, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो कि उस एंजाइम को बना रहा है वहां जाकर बाइंड कर लेता है। कैसे करेगा, जैसे देखिए, मानो ये हमारे पास डीएनए है और इस डीएनए का ये वाला पार्ट जो है, मतलब ये पर्टिकुलर जीन जो है, ये आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और हमें ये एंजाइम मिला है, ये एंजाइम बन गया है। अब ये एंजाइम ए को कन्वर्ट करता है बी में, कोई मानो ए सबस्ट्रेट है उसको बी में कन्वर्ट कर दिया है इसने, फिर बी कन्वर्ट हुआ है सी में और सी कन्वर्ट हुआ है डी में, और डी इज द एंड प्रोडक्ट, मतलब उसके बाद फिर कुछ और नहीं बनने वाला है, ये एंड प्रोडक्ट है। अब जब ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाईली एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये जाकर अब इनहिबिट करेगा, लेकिन किसको, वो जाकर यहाँ नहीं करेगा। ये काम तो कौन करता है, ये करता है फीडबैक इनहिबिशन, लेकिन ये नहीं होगा, ये जाकर बाइंड करेगा इस साइट पर, ये यहाँ बाइंड करता है
और बाइंडिंग की वजह से जो सिंथेसिस हुई है एंजाइम की वो ब्लॉक हो जाती है। फिर ना ही तो एंजाइम बनेगा, ना ही ए बी में कन्वर्ट होगा, ना ही सी में, और फिर डी भी नहीं बनेगा। तो ये काम मतलब यहाँ से, चलो इसको कट नहीं करते हैं, दिखा देते हैं एक में ही। अगर ये डी यहाँ आकर बाइंड करे तो ये फीडबैक इनहिबिशन है, और अगर ये डी आकर जीन पर बाइंड करे और फिर सिंथेसिस को रोके तो ये फीडबैक रिप्रेशन है। ठीक है, तो ये फीडबैक इनहिबिशन, ये फीडबैक रिप्रेशन। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए फाइनली ये लास्ट टॉपिक है एलोस्टेरिक एंजाइम का और हमारे एंजाइम का भी, काइनेटिक्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। तो काइनेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये माइकलिस मेंटन जैसा नहीं है। जैसे नॉर्मल एंजाइम है वो क्या मतलब कि शो करते हैं माइकलिस मेंटन की इक्वेशन को, एज वेल एज माइकलिस मेंटन का जो ग्राफ है, हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो ना ही तो माइकलिस मेंटन की इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ना ही उसके ग्राफ को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। वो सब हम आज इस वीडियो में और यहाँ इस पॉइंट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनके काइनेटिक्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि these enzymes do not follow Michaelis-Menten equation। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, also not follow या फिर also not show hyperbolic graph। हाइपरबोलिक ग्राफ आपको अगर याद है तो हमने पढ़ा है कि जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करते हैं और हाइपरबोलिक ग्राफ देते हैं। हाइपरबोलिक ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसा नहीं करते हैं। सिमिलैरिटी क्या होती है? यहाँ पर जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम थे वहाँ भी हमने देखा है कि जो वेलोसिटी है और सबस्ट्रेट के बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि ये जो एंजाइम है एलोस्टेरिक एंजाइम जो है शो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी यानी कि एंजाइमेटिक रेट, रिएक्शन रेट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी होता है। और क्या सिमिलैरिटी है? जैसे हमने यहाँ देखा था कि अगर सबस्ट्रेट की हाई कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये एंजाइम सैचुरेट कर जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि एट हाई कंसंट्रेशन, एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एलोस्टेरिक एंजाइम also show saturation। ठीक है, तो ये बातें हैं। और क्या डिफरेंस क्या आ सकता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली सैचुरेशन की भी, जो कि थीटा की फॉर्म में हम पढ़ेंगे, और यहाँ हमने Km के बारे में पढ़ा है। यहाँ हम बात करेंगे K 0.5 की, मतलब Km भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन K 0.5 से हम दिखाते हैं कि अब रेट जो है वो हाफ हो गया है, इस तरीके से। तो ये बातें हैं एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में। माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं होता है, और ये V के और S के बीच में रिलेशन को शो करते हैं। हाई कंसंट्रेशन पर ये भी सैचुरेट हो जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, ये जो एंजाइम होते हैं दीज एंजाइम शो करते हैं सिग्मोइडल काइनेटिक्स। जैसे उनकी माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स है, इनकी सिग्मोइडल काइनेटिक्स होती है, और जैसे इनका हाइपरबोलिक ग्राफ है इनका सिग्मोइडल ग्राफ होता है। सिग्मोइडल ग्राफ का मतलब है कि वो एस यानी कि इस तरीके का होता है, एस शेप का होता है। ठीक है, तो सिग्मोइडल काइनेटिक्स क्या है और ये ग्राफ ऐसा क्यों मिलता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो काइनेटिक्स है उसके लिए कौन सी इक्वेशन आई है। जैसे माइकलिस मेंटन की इक्वेशन थी, ऐसे ही एलोस्टेरिक को समझाने के लिए, उसकी काइनेटिक्स को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे हिल लैंग्यूर, उन्होंने एक इक्वेशन दी है जो कि यूजफुल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी ऑफ द लिगेंड बाइंडिंग टू द एंजाइम और रिसेप्टर। ये सारा जो टॉपिक है उसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि कोऑपरेटिविटी क्या होती है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये सब क्या है। अभी फिलहाल आप बस ये समझिएगा कि जो हिल इक्वेशन है वो बताती है अबाउट द एलोस्टेरिक एंजाइम।
ठीक है, तो यहाँ हम अब देखने वाले हैं कि इनका सिग्मोइडल ग्राफ क्यों आया है। जैसे कि नॉन एलोस्टेरिक का हाइपरबोलिक ग्राफ हमने देखा था क्यों आया है, यहाँ हम देखने वाले हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम का सिग्मोइडल जो ग्राफ है वो क्यों आया है। तो इसका सबसे मेन रीजन है ड्यू टू कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी के कारण ही ये जो एंजाइम होते हैं ऐसा ग्राफ शो करते हैं। ये है सिग्मोइडल ग्राफ और एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए होता है। हालांकि यहीं पर मैं अगर आपको कंपेयर करके बताऊं तो जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम था उनका कुछ ऐसा ग्राफ आया हुआ था, उनका ग्राफ ऐसा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो एलोस्टेरिक होते हैं उनका सिग्मोइडल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी V0 और S के बीच में रिलेशन होता है, साथ साथ ये भी सैचुरेट करते हैं। देखो ये पॉइंट भी सैचुरेट कर रहा है और यहाँ पर भी सैचुरेशन होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये डिफरेंट होता है एलोस्टेरिक के केस में और नॉन एलोस्टेरिक के केस में। ऐसा क्यों? ड्यू टू कोऑपरेटिविटी। अब कोऑपरेटिविटी क्या है, कैसे ग्राफ आया है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगी, फिर आराम से बिल्कुल ये तुम्हें चीज़ें आ जाएंगी समझ में। तो होता क्या है, कोऑपरेटिविटी का मतलब है कि किसी एंजाइम के पास एक एलोस्टेरिक साइट होती है और एक एक्टिव साइट होती है। यहाँ पर आकर बाइंड करता है मॉड्यूलेटर, जिस वजह से वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इन्हांस कर देता है और एंजाइम की एक्टिविटी को भी इन्हांस कर देता है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। मतलब किसी एक सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की वजह से, या फिर अगर कोई मॉड्यूलेटर है तो उस मॉड्यूलेटर की बाइंडिंग की वजह से अगर उस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग इन्हेंस हो रही है, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। वो समहाउ डिक्रीज भी हो सकती है। अगर इंक्रीज होती है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, अगर डिक्रीज होती है तो हम बोलेंगे नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फंडा है कोऑपरेटिविटी का। तो होता क्या है कि इस ग्राफ के अंदर हमने देखा है कि कुछ फेज ऐसा है, ये वाला फेज, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ ये वाला जो फेज है ये दिखा रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया है। अभी तक भी जो एंजाइम का मतलब रेट है वो इंक्रीज बहुत ही कम हुआ है। मतलब इतना सबस्ट्रेट बढ़ाने के बाद भी केवल इतना ही इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब यहाँ कुछ टाइम लग रहा है चीज़ों में। तो टाइम क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मानो आपके पास ये कोई एक एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पर ये कैसा एंजाइम है जिसके पास एक से ज़्यादा सब यूनिट हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट आया तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी यूनिट के पास, जितनी भी ये सब यूनिट हैं इसके पास, किसी के पास भी ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। देखो सारे किस तरीके से प्रेजेंट हैं। यहाँ सबस्ट्रेट आराम से बाइंड नहीं कर सकता, तो इस सबस्ट्रेट को यहाँ बाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इसकी साइट भी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहाँ इसकी बाइंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो टाइम लगता है ये इस ग्राफ में यहाँ ऐसे दिखाया गया है। ये जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सबस्ट्रेट वहाँ है, तो एंजाइम भी है, सबस्ट्रेट भी है, लेकिन सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो है एंजाइम के साथ उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो साइट है बाइंडिंग की वो इतने सुटेबल नहीं है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ सबस्ट्रेट काफ़ी इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, लेकिन बाइंडिंग नहीं हो पाती है जल्दी से। इस वजह से रिएक्शन का रेट भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब बाइंडिंग होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अभी बाइंडिंग हो ही नहीं रही है तो प्रोडक्ट भी कम बनता है। इस वजह से इतना इंक्रीमेंट करने के बाद भी जो रिएक्शन का रेट है वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन जैसे ही एक बार यहाँ ये सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, इसके बाद ये सभी जो बाकी की यूनिट है, जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, इनकी इस साइट को इस तरीके से अल्टर्ड कर देता है ताकि जो दूसरा सबस्ट्रेट आएगा उसके जैसा ही वो बिल्कुल आराम से बाइंड कर सके। मतलब इसने क्या किया है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए पहले से ही साइट क्या कर दी है, चेंज करके उनके लिए सुटेबल कर दी है। तो यहाँ पर अब ये सबस्ट्रेट था, अब उसने देखा कि यहाँ पर कंप्लीट साइट है तो वो आकर तुरंत बाइंड कर लेता है। फिर और सबस्ट्रेट यहाँ आकर तुरंत बाइंड कर लेता है, बाकी सबस्ट्रेट यहाँ तुरंत बाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है इसकी बाइंडिंग की वजह से और इनका सुटेबल होने की वजह से, लेकिन जैसे ही एक बार यहाँ बाइंडिंग हो जाती है तो ये फिर कोऑपरेट करता है। किस तरीके से? इनकी साइट को अल्टर्ड करके। और जैसे ही एक बार एक सबस्ट्रेट बाइंड कर लेता है तो फिर वहाँ बाइंडिंग बढ़ती जाती है और रेट भी इंक्रीज होता जाता है, रेट भी इंक्रीज होता जाता है। और इसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे ही सारे सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर लेंगे, अब कोई बाइंडिंग साइट बची नहीं है, तो वहाँ पर फिर सैचुरेशन आ जाएगा। फिर ये जो ग्राफ है ये सैचुरेट हो जाता है। और जब सभी यूनिट सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुकी हैं, मतलब यहाँ पर कंप्लीट
ES कॉम्प्लेक्स बन गया है, सारे जो फ्री एंजाइम हैं वो सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड कर चुके हैं, तो इसी को हमने बोला था Vmax। आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब सारे एंजाइम या फिर उसकी सारी सब यूनिट सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुकी होती है, यानी सारा ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो Vmax हो जाती है। तो यहाँ जब सैचुरेशन आता है तो मतलब सारे ES कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर यहाँ Vmax अचीव होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस वजह से ये सिग्मोइडल शेप का होता है। चलिए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम के केस में सिग्मोइडल ग्राफ क्यों आता है। तो अभी हमने देखा वो इसलिए आता है क्योंकि कोऑपरेटिविटी के कारण आता है। जैसे यहाँ मानो ये एक एंजाइम है जिसके पास कई सारी सब यूनिट है, सबस्ट्रेट आया, आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट का जो शेप है और यहाँ पर इस एक्टिव साइट का जो शेप है वो इतना सुटेबल नहीं है कि सबस्ट्रेट तुरंत जाकर बाइंड कर लेगा। तो जैसे यहाँ सबस्ट्रेट आता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है यहाँ बाइंड करने में और इनकी साइट को अल्टर्ड करने में, और वो जो टाइम लगता है वो यहाँ ग्राफ में इस तरीके से दिखाया हुआ है। ये पॉइंट क्या इंडिकेशन देता है, ये पॉइंट इंडिकेशन देता है लैग फेज का। लैग फेज इन द सेंस कि वो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक बार बाइंड कर लेता है तो फिर बाकी के जो सबस्ट्रेट हैं उनकी बाइंडिंग में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो वो तुरंत आकर यहाँ साइट्स पर बाइंड कर लेते हैं। जब यहाँ सबकी बाइंडिंग हो जाती है, तो जब बाइंडिंग हो रही होती है तो ये कुछ ग्राफ काफ़ी फास्टली ग्रो करता है। तो ये पॉइंट दिखा रहा है कि फास्ट बाइंडिंग हो रही है, फास्ट बाइंडिंग है। और जब सारी साइट बाइंड हो जाती हैं सबस्ट्रेट से, फिर ये सैचुरेट कर जाता है, और जहाँ सैचुरेट करता है वहाँ पर Vmax होता है। ठीक है, इसीलिए ये सिग्मोइडल ग्राफ आता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा है इस तरीके से जो ग्राफ हमें मिला है, अभी हम समझे हैं कि कैसे ये सिग्मोइडल है। जबकि अगर बात की जाए जो नॉर्मल एंजाइम थे उनमें तो कोई साइट नहीं होती है, सबस्ट्रेट है तो बाइंडिंग है, सबस्ट्रेट नहीं है तो बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ाया था तो ये ऐसे मूव किया था, जितना सबस्ट्रेट बढ़ेगा उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगी इस तरीके से, और फिर जब सारे एंजाइम फिल हो जाएंगे सबस्ट्रेट के साथ में तो वो सैचुरेट कर जाएगा लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, पहले टाइम लगता है, फिर चीज़ें एक्सपेंड करती हैं और फिर सैचुरेट हो जाती हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि सिग्मोइडल ग्राफ क्यों है, तो बस एक ही कारण है, ड्यू टू कोऑपरेटिविटी। ठीक है, इसी का ही अपोजिट क्या हो सकता है, देखो ये तो मैंने दिखाया है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, मतलब अगर पॉजिटिव है यहाँ पर इस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की वजह से अगर चीज़ें इन्हांस हुई हैं तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर क्या हो कि इसकी बाइंडिंग की वजह से, इस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की वजह से अगर बाकी सब यूनिट की साइट अल्टर्ड हो जाए और वो सबस्ट्रेट को बाइंड ना कर सके तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने के लिए अब हम आगे बात करेंगे कि अगर पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है और अगर नेगेटिव कोऑपरेटिविटी है तो इस ग्राफ पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, इसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे Km की और Vmax की, मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम के केस में Km क्या होता है, Vmax क्या होता है। तो एग्जैक्टली Vmax क्या होगा, Vmax होता है जब सारा ही जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड हो जाता है, ES कॉम्प्लेक्स सारा बन जाता है, तब उस टाइम पर Vmax हो जाता है। और Km क्या है, Km होता है कि जिस पर जो Vmax है, जिस पर जो वेलोसिटी होती है वो Vmax की हाफ हो जाती है, उसको हमने Km बोला है। यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके पास कोई एंजाइम है, उसके पास 4 सब यूनिट है, जैसे अभी हमने देखा है 4 सब यूनिट हैं। अच्छा, एक बात और है, कोई एलोस्टेरिक एंजाइम जो है जिसके पास एक एक्टिव साइट है और एक एलोस्टेरिक साइट है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हमेशा एक ही एक्टिव साइट होगी, मतलब एक ही एलोस्टेरिक साइट होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मानो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी बाइंडिंग हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा एलोस्टेरिक साइट भी हो सकती हैं। तो मानो मेरे पास ये कोई एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास मल्टीपल सब यूनिट्स हैं और यहाँ पर सभी ने क्या कर लिया है, बाइंड किया है इस तरीके से। तो जब 2 बाइंडिंग हो जाती हैं, मतलब हाफ बाइंडिंग हो गई, 4 सब यूनिट हैं, 2 से बाइंडिंग हो गई है, तो यहाँ पर Vmax क्या है, Vmax यहाँ पर हाफ है। तो उसको समहाउ हम Km से भी लिख सकते हैं और उसको K 0.5 से भी हम दिखाते हैं कि अगर Vmax हमने 1 ले लिया है
तो हाफ कब होगा, हाफ होगा जब k 0.5 हो जाएगा, यानी सबस्ट्रेट इतना है कि उसने हाफ साइट को ऑक्यूपाई कर दिया है, तो तब वहां Km रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से Km और Vmax है इन द केस ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। तो जैसे कि ये Vmax है लास्ट वाला, जब हाफ हो जाएगा तो यहाँ पर ये Km होगा और ये Vmax हाफ होगा, जिसको हम इसके केस में थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको। और Km को हम K 0.5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो थीटा कोफिशिएंट है ये हमें दिया है हिल इक्वेशन ने, तो जो Vmax अपॉन 2 होता है उसको हम थीटा से भी एक्सप्लेन करते हैं इन द केस ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। और Km को हम K 0.5 से भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि Km से नहीं बोलेंगे, दोनों से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब हम काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हिल इक्वेशन है वो यूजफुल होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी ऑफ द लिगेंड बाइंडिंग टू द एंजाइम और रिसेप्टर। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि किस तरीके से कोऑपरेटिविटी हो रही है, आइदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो कितने ऐसा बोले कि अगर 100% है तो उसमें से कितना कोऑपरेटिव वो कर रही है, 90%, 50%, ये सब बातें हमें हिल इक्वेशन बताती है। फॉर्मूला क्या है आपको डायरेक्ट याद करना है, जैसे कि माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन हमने डायरेक्टली पढ़ी है, डेरिवेशन नहीं देखा था, क्या था वो याद है आपको, V इज इक्वल टू Vmax सबस्ट्रेट Km प्लस S, ये इक्वेशन थी माइकलिस मेंटन की फॉर द नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम। यहाँ पर ये इक्वेशन है हिल इक्वेशन फॉर द एलोस्टेरिक एंजाइम। log थीटा, थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू n log L माइनस log KD। अब ये है क्या, थीटा होता है स्टैंड पॉइंट फ्रैक्शन जो कि सैचुरेशन को बताता है, n होता है हिल कोफिशिएंट जो कि डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी बताता है कि नेगेटिव कोऑपरेशन हुआ है या पॉजिटिव कोऑपरेशन हुआ है, L होता है लिगेंड या फिर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, और KD होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे कि हमने Km पढ़ा है इस तरीके से यहाँ KD होता है। अभी देखो थीटा क्या है, थीटा होता है स्टैंड पॉइंट फ्रैक्शन जिसका मतलब है बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। मतलब किसी एंजाइम में अगर 4 सब यूनिट हैं और चारों के पास एक एक साइट है तो मतलब ऊपर क्या आएगा, बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाई, मतलब कितने ऑक्यूपाई हो गए हैं, तो अगर 2 हुए हैं तो ऊपर 2 आएगा, और टोटल साइट हैं कितनी 4 हैं तो नीचे 4 आएगा। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताता है कि कितनी बाइंडिंग साइट हैं और कितनी बाइंड हो चुकी हैं। तो थीटा क्या होता है, सैचुरेशन को बताता है कि कब तक सैचुरेशन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा है जो बताएगा सैचुरेशन को, जो कि 0.5। अगर हमने 1 लिया है कंप्लीट तो थीटा का मतलब है कि 0.5 यानी हाफ सैचुरेशन हो गया है, हाफ साइट जो है बाइंड हो चुकी हैं। और यहाँ पर ये होता है KD जो दिखाता है इस तरीके से, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब KD वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जिस पर कि जो थीटा होता है वो मतलब थीटा की वैल्यू आ जाती है, यानी हाफ सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। यहीं पर आगे हम बात करें अगर n की, जो इक्वेशन में हमने पढ़ा है ये होता है हिल कोफिशिएंट, ये हमें बताता है डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी। मतलब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये बताता है कि पॉजिटिव कोऑपरेशन हुआ है, मतलब पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है। और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये हमें बताएगा कि नेगेटिव कोऑपरेटिविटी हुई है। तो n की वैल्यू को देखकर भी आप बता सकते हैं कि कोऑपरेटिविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसका ग्राफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, ये माना हमने एक अपना नॉर्मल सबस्ट्रेट है, मतलब नॉर्मल एंजाइम है जिस पर कोई भी अभी बाइंडिंग नहीं हुई है, ना ही पॉजिटिव कोऑपरेशन हुआ है ना ही नेगेटिव, तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, सिग्मोइडल ग्राफ। ठीक है, यहाँ एश तो ग्राफ पर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मानो हमारे पास कोई एक ऐसा एंजाइम है जिसमें अभी कोई भी कोऑपरेशन नहीं हुआ है, ना ही तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो उसका नॉर्मल ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, जैसे हमने देखा है सिग्मोइडल ग्राफ जो होता है लाइक दिस, ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें एलोस्टेरिक एंजाइम का। अभी देखो यहाँ पर ये कंप्लीट क्या है, सैचुरेशन हो गया है, यानी यहाँ Vmax हमें मिल गया है। अभी मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है, यानी यहाँ Vmax आ गया है, Vmax आ गया है और यहाँ सैचुरेशन आ गया है। तो मानिए जो सैचुरेशन है वो 99% हो गया है, यानी Vmax 99% अचीव हो गया है इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ दिस पॉइंट।
अब हुआ क्या, मैंने एक ऐसा ग्राफ देखा, अच्छा यहाँ है क्या, यहाँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और ये जो पॉइंट है जहाँ पर Vmax हाफ हो गई है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो दिखाता है Km को, जिसको आप K 0.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं Km से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हाफ हो गई हैं चीज़ें, यानी कि Vmax/2 हो गया है। ठीक है, तो मतलब ये ग्राफ हमें बताता है कि इस एंजाइम का जो Vmax/2 है वो यहाँ हुआ है, Km की वैल्यू यहाँ है। अब एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैंने इस सबस्ट्रेट का जो ग्राफ है, मतलब इस एंजाइम का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज करके इधर शिफ्ट कर दिया है ऐसे। ठीक है, मतलब इसने भी Vmax अचीव किया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसका भी Vmax/2 यहाँ है, लेकिन डिफरेंस आया है Km में, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में। ऐसे ही एक और ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें कि वो इधर शिफ्ट कर दिया गया लाइक दिस। तो इस ग्राफ में भी Vmax अचीव हुआ है, Vmax/2 भी है सेम पॉइंट पर, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया है, डिफरेंस आया है Km में, डिफरेंस आया है Km में। तो मतलब क्या है, ये नॉर्मल है। अगर हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से शिफ्ट हुआ है कि Km भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सैचुरेशन हुआ है वो कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही हो गया है। एग्जैक्टली जैसे Km हमें क्या बताता है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम इन द केस ऑफ नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम। यहाँ पर भी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं कि अगर ये ग्राफ इस साइड शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही Vmax/2 मिल गया है और Vmax भी अचीव हो गया है। तो इसका मतलब अगर ये ग्राफ इधर शिफ्ट हुआ है तो ये शो करता है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी मतलब ये इंडिकेशन देता है कि अगर यहाँ इधर शिफ्ट किया है हमने तो कम Km पर ही Vmax/2 और Vmax अचीव हो रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को इधर शिफ्ट करती हूँ तो इसका मतलब है कि Vmax इसने भी अचीव किया है, Vmax/2 भी आया है, लेकिन ज़्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ा है। मतलब कि ऐसी कोऑपरेटिविटी हुई है कि ज़्यादा सबस्ट्रेट देने पर वो चीज़ें अचीव हो रही हैं। तो मतलब समहाउ वहाँ पर नेगेटिव कोऑपरेशन हुआ है, जिसके आने से उस एंजाइम को ज़्यादा सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है ताकि वो सेम पॉइंट को अचीव कर सके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि उस कोऑपरेशन की वजह से उसमें ऐसे चेंज आए हैं कि वो कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही अपना मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर पा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है तो ये इंडिकेट करता है नेगेटिव कोऑपरेशन, और अगर ये नेगेटिव कोऑपरेशन है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो अगर आपको n की वैल्यू दे दी जाए और पूछा जाए कि कैसा कोऑपरेशन है, तो भी आप बता सकते हैं कि अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, 1 से कम है तो नेगेटिव। और अगर आपको ग्राफ दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, तो अगर इधर शिफ्ट हुआ है ग्राफ तो मतलब पॉजिटिव कोऑपरेशन हुआ है, और अगर इधर राइट के साइड में शिफ्ट हुआ है तो मतलब नेगेटिव कोऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला जो है ये है विदाउट एलोस्टेरिक इफेक्टर, कोई भी फैक्टर ने बाइंड नहीं किया है, तो हमें ये ग्रीन वाला ग्राफ मिला है। ये पिंक वाला ग्राफ हमें कब मिलेगा, जब नेगेटिव इफेक्टर बाइंड करेगा। मतलब ये राइट में शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव कोऑपरेशन हुआ है, और अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है ग्राफ तो मतलब पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर ने बाइंड किया है, तो ये पॉजिटिव कोऑपरेशन हुआ है। यहाँ n ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ n लेस देन 1 होगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो हमारा एंजाइम था उसका Km है, ये पॉजिटिव वाले का है और ये नेगेटिव वाले का है। यहाँ पर एंजाइम का रिएक्शन का रेट है, ये Vmax है जहाँ पर सैचुरेशन आया है, और ये Vmax/2 है। जहाँ पर Vmax/2 मतलब वेलोसिटी हो गई है वहाँ Km की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है काइनेटिक्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। अब लास्ट में एक टॉपिक बचता है कि हम थोड़ा डिफरेंस भी देख लें कि एलोस्टेरिक एंजाइम और नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो आप भी याद कीजिएगा, थोड़े मैं याद करूंगी और साथ में लिखेंगे इनके दोनों के डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम में नॉट हैव एलोस्टेरिक साइट, नॉट हैव एलोस्टेरिक साइट, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ओनली हैव एक्टिव साइट। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर केवल सबस्ट्रेट बाइंड
जबकि एलोस्टेरिक एंजाइम दे हैव एलोस्टेरिक साइट, और ये कुछ ऐसे होते हैं, ये एलोस्टेरिक साइट है और ये सबस्ट्रेट है, मतलब कि ये एक्टिव साइट है और ये एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया है। चलिए बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की। ये फॉलो करते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जबकि ये फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इनके लिए कौन सी इक्वेशन है? हिल इक्वेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है इनका, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है इनका, जबकि इनके ग्राफ की अगर बात करें तो ये सिग्मोइडल ग्राफ होता है, सिग्मोइडल ग्राफ होता है। यहाँ बात करें तो ये नॉट शो कोऑपरेटिविटी, नॉट शो कोऑपरेटिविटी, और ये शो करते हैं कोऑपरेटिविटी। यहाँ अगर बात करें तो ये नॉट रेगुलेटरी, मतलब इनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ मॉड्यूलेटर ये रेगुलेटरी होते हैं, ये रेगुलेटरी होते हैं, जबकि ये रेगुलेटरी नहीं होते हैं। इससे अलग आपको कोई डिफरेंस अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे तो इतने ही याद आए हैं, मैंने लिख दिए हैं। यहाँ डिफरेंस देखें तो देखो ये सिंपल एंजाइम है, ये सिंपल एंजाइम है जिसमें कि हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है बिटवीन S एंड V नॉट। ये भी आपको याद रखना है कि S और ये यहाँ पर V नॉट होता है। अगर बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम की तो उनमें सिग्मोइडल ग्राफ आता है बिटवीन द V नॉट एंड S। हमने X पर रखा है S और Y पर रखा है V नॉट, तो हमें मिलेगा सिग्मोइडल ग्राफ इन द केस ऑफ एलोस्टेरिक, और X पर रखा है S, Y पर रखा है V नॉट, तो हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा इन द केस ऑफ नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम या फिर सिंपल एंजाइम। तो ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो समहाउ ये कंप्लीट एंजाइम ही हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए एक बार ओवरव्यू को अगर देख लें, ओवरव्यू में हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। तो कल मैं आपको बताने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ PYQs के बारे में कि यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं नेट के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।